की एंटिटी में बाकायदा गवर्नमेंट के सारे लॉज को, उनके कमिटमेंट्स को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये दुनिया का पहला इनोवेशन है जो इंडिया में गवर्नमेंट की फिएट करेंसी में बाकायदा INR में नोट सेलिंग प्रोग्राम लाइव कर चुके हैं। और आप सभी लोग यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने इस ब्लॉकचेन की बाकायदा रजिस्ट्रेशन की है और उसके नोट्स को बाय किया है? एक बार पीछे सर घुमाइएगा। ये सारे लोग जो है हमारे लाइफ को, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम को आगे बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। बहुत बहुत बधाई के साथ में जुड़े और हमारा फ्यूचर डिसाइड करें, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है आज की दुनिया की, जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारे जीवन को जीने के लिए, शुरुआत की दौर में आप सभी ने रेडियो को सुना है? 100%। मैं चाहूंगा कि दिल वाले हमारे साथ में बातें करें, क्योंकि मैं आप सभी के साथ में बातें करने आया हूं। क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड बैठा हुआ है उनको देख के मैं इसके पहले तो बोलता था कि यार मैं आपका भाई हूँ, लेकिन अभी बोलना पड़ेगा भाई आपका ही बच्चा हूँ और आपको ही बताने वाला हूँ कि ये इनोवेशन क्या है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग मेरे साथ में रूबरू हो जाए, एक साथ बात करें। तो थोड़ा सा माइक का आवाज जो है वो कम कर लीजिएगा। लाइफस्टाइल को, हमारी जर्नी को तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, तब हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि रेडियो बज रहा था, राइट? और वो बहुत कम लोगों के पास में था। पूरे गांव में एक ही रेडियो था और सारे लोग उसको सुन रहे थे, ढूंढते हुए चले जाते थे कि भैया आज क्या पता चलेगा, राइट? उसके बाद में इनोवेशन हुआ दुनिया में और रेडियो के जगह पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गई। देखते थे सब लोग। उस टाइम पे दो जो सीरियल थी वो बहुत बेहतरीन चलती थी। आपके यहाँ पे क्या चलता था मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में एक तो चलता था शक्तिमान, जिसको बच्चे लोग ढूंढते हुए जाते थे। शक्तिमान आ गया तो तुरंत तैयारी में सब लोग इधर उधर से दौड़ते हुए देखते रहते थे। ये थे ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने। और उसी के साथ साथ बजरंग बली जी की जय हनुमान चलती थी और उसका एक बहुत बेहतरीन सॉन्ग चलता था और वो सॉन्ग सुन के सब लोग दौड़ते थे। ये शुरुआती के दौर थे, उसी में इनोवेशन होता गया। हम लोग कलर टीवी पे आ गए, वो भी डब्बे वाले। उसके साथ साथ आगे बढ़ते गए। अभी सबके घर में LCD है या LED है? LED रहेंगे, राइट? बड़े बड़े स्क्रीन। लेकिन उसी के साथ साथ आपके हाथ में मोबाइल भी है, तो ज्यादा यूज क्या करते हो आप? क्यों? ज्यादा स्मार्ट है। 100% ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि टीवी तो खाली सीरियल दिखाएगी, मोबाइल तो पूरी दुनिया की सारी चीजें दिखाएगी। और ये है वेब 2 और वेब 1 का जमाना, जहां पे हम लोग थे, राइट? वेब 1 और वेब 2 के जमाने में ही हम लोग थे। और अभी आगे हम लोग वेब 3 के जमाने में, जहां पे ब्लॉकचेन इनोवेशन चल रहा है। ब्लॉकचेन पे बाकायदा डिसेंट्रलाइज तरीके से सारे प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन किया जा रहा है, बाकायदा रियलिस्टिक चीजें आप सभी के सामने दिखाई, बताई और समझाई जा रही है। आपने देखा है किसी शादी में कि उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनके माताजी एक्सपायर हो गए थे, लेकिन बाकायदा वो वहां पे फोटो में थे, लाइव सेमिनार में थे। मेटावर्स की जो चीजें, रियलिस्टिक चीजें जो हम रियली उनको हमारे साथ में खड़े हुए देख सकते हैं। तो ये इनोवेशन है दोस्तों, AI जमाने का और मेटावर्स का और वेब 3 का। तो इसी की जो शुरुआत है, जब शुरुआत हुई थी
क्रिप्टोग्राफी के और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो शुरुआत कहां से हुई थी आप सभी को पता है, 2008 जानते हो आप, जहां पे 2008 में एक इनोवेशन हुआ ब्लॉकचेन का, जिसका नाम है बिटकॉइन, जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा राजा बन चुका है। आज के डेट में बिटकॉइन कितने में सेल हो रहा है पता है? 1,70,000 डॉलर। 1,70,000 ओके। मैं जान रहा था कि यार सही में आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, इसके लिए गलत बोला। ओके, तो 1,17,000 डॉलर में आपने जो बिटकॉइन आज की डेट में बिकते हुए देखा, जब शुरुआत हुई थी तो ये क्या 1 लाख रुपए में मिल रहा था? कितने में मिल रहा था? 5 रुपए में। कितने? 5 रुपए। ओके, उसके पहले किसी ने 60 पैसे में, 40 पैसे में। भैया ये तो फ्री में मिल रहा था। इसके लिए लोगों ने बिटकॉइन से पिज्जा खाया। पिज्जा $10,000 $10,000 का तो पिज्जा खाया, 10,000 बिटकॉइन का। ये तो फ्री में ही मिल रहा था, ये ड्रॉप में मिल रहा था। ये आप गेमिंग प्लेटफॉर्म खरीदते थे तभी मिलता था, राइट? आपको माइनिंग से भी मिलता था। तो 2008 में जिन लोगों के पास में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 बिटकॉइन थे, क्या वो 2012 में बचे? क्यों नहीं? यानी जिसके पास में 10,000 बिटकॉइन थे, 2012 में कितने रहे उसके पास में? 0 नहीं, 2012 में 1,000 बिटकॉइन की वैल्यू एक अकाउंट में दिख रही थी। और 2012 से लेकर 2016 तक की बात करें, हर 4 साल में उसका हेल्विंग हो रहा है। और हर 4 साल की बात करें तो 2012 से 2016 के टाइम पे कितने बिटकॉइन दिख रहे थे लोगों के अकाउंट्स में? 100 दिख गए, वो भी बड़ी बात है, राइट? और वही बात 2016 से 2020 के लिए ले हम लोग, तो 100 की जगह पे 10 भी दिख गए ना 2020 में, तो भी उसको बड़ा मानते थे। और आज की डेट में एक भी दिख रहा क्या? क्यों? इसका एक लॉजिक है, और यही लॉजिक को आज समझने के लिए, इस लॉजिक को समझ के हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। दोस्तों, एनएफटी ब्लॉकचेन जो है ये 100% ट्रांसफरेबल है, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में, 100% श्योरिटी के साथ में, एश्योरिटी के साथ में, सिक्योरिटी के साथ में आप सभी के साथ लाइव हुआ है। क्यों? कोई भी ब्लॉकचेन जब दोस्तों स्टार्ट होती है, उसके ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं, तब वहां पे बाकायदा वैलिडेटर की जरूरत होती है। ये वैलिडेटर ही है जो इस ब्लॉकचेन के हर एक ट्रांजैक्शंस को, हर एक इकोसिस्टम को वैलिडेट करते हैं, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड में आपने लिख लिया और वो कहीं पे गुम हो गया, डाटा इरेज, या आपने किसी लैपटॉप में आपकी फाइल सेव कर दी और वो इरेज हो गई। ऐसा ब्लॉकचेन में नहीं होता। ब्लॉकचेन में आज के डेट में इस पूरे हॉल में बैठे हुए हर एक बंदे को मैं नहीं जानता 100%। आप मुझे जानते हैं कि इसके पहले देखा है क्या मुखड़ा कहीं पे? आपने शायद जूम पे देखा रहेगा या फोटो में इसी तरीके से, लेकिन मैं आप सभी के साथ में आज रूबरू हुआ। यदि यहां से मैं स्टार्ट करता हूं और ये यहाँ पे आके खत्म होता है, सारे लोग उनके नाम बोलते जाएंगे, तो मैं याद रख पाऊंगा? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नहीं रख पाएंगे। लेकिन यही डाटा हर ब्लॉक के साथ में, हर हैश आईडी के साथ में ब्लॉकचेन के ऊपर से हो गया तो लाइफ टाइम वो सेव रहेगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं कर पाएगा, उसको कोई भी डिलीट नहीं कर पाएगा, उसको कोई भी इरेज नहीं कर पाएगा। और ये हर ब्लॉक के साथ में हर एक डाटा को 100% सिक्योरिटी के साथ में ब्लॉकचेन के ऊपर जो सेव किया जाता है उसको बोलते हैं
ब्लॉकचेन, क्योंकि ये डाटा का हब है दोस्तों, और ये 100% डिसेंट्रलाइज है। ओके, तो इस हर एक डाटा को सेव करने के लिए भी वैलिडेशंस लगते हैं, और वो वैलिडेशंस का काम वैलिडेटर करते हैं, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर ए भी लिखा ना, तो ए को भी वैलिडेट करना रहता है, क्योंकि वो नंबरिंग में सेव होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे अजीत जी ने कुछ चीजें या हमें डिस्कशन की कि अभी तक की जर्नी जो थी क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन की। दोस्तों शुरुआत में जब बिटकॉइन आया था तो माइनिंग बेस पे आया था, प्रूफ ऑफ वर्क पे, कि भैया आप इक्विपमेंट लो, कुछ एनर्जी को माइन करो, तभी आपको क्रिप्टोग्राफी एज ए रिवॉर्ड में मिलेगी, बराबर है ना। उसके बाद में जब से बीएनबी आया, बीएनबी से लेके अभी तक के जितने भी ब्लॉकचेन से, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करते हैं। किस पे? प्रूफ ऑफ स्टेक। वहां पे बाकायदा उस ब्लॉकचेन की जो क्रिप्टोग्राफी है वो एज अ मिंटेड रहती है, उसका सप्लाई फाइनल रहता है, वो एज अ मिंटेड रहती है, और वो मिंटिंग की हुई पूरी क्रिप्टोग्राफी उसके वैलिडेटर्स, उसके यूजर्स, उनको एज अ रिवॉर्ड में दी जाती है। यूजर को दिया जाता है एड्रॉप, जो बाकायदा रजिस्टर करते हैं, और बाकायदा उस ब्लॉकचेन के जो वैलिडेटर बनते हैं उनको एज रिवॉर्ड में हर ब्लॉक के ऊपर उस ब्लॉकचेन की जो क्रिप्टोग्राफी है, वो मिंटिंग की हुई क्रिप्टोग्राफी बाकायदा सर्कुलेट की जाती है, और उसका एक परफेक्ट डायग्राम बना हुआ रहता है। अभी यहीं पे बात आती है कि हम लोग एडवांस क्या है। पहले तो प्रूफ ऑफ स्टेक में एक्चुअली सर्कुलेट की जा रही थी, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद में, पीओएस के बाद में पीओएसए, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये जो चीज है, ये चीज क्या है? तो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी ये जो चीज है दोस्तों, ये चीज हर एक वैलिडेटर को वैलिडेशंस करने के बाद में ही उसको एज अ रिवॉर्ड में क्रिप्टोग्राफी दी जाती है, एज अ रिवॉर्ड में नेटिव कॉइन उस ब्लॉकचेन के। अब अथॉरिटी कैसे करेंगे भैया? उसके लिए क्या हमें इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे? आएगा दिमाग में? या हमें कुछ माइनिंग मशीन्स लगाने पड़ेंगे? नहीं, राइट। इस ब्लॉकचेन के आप एज अ नोड वैलिडेटर जब क्रिएट करते हो अपने अकाउंट्स को, इस फ्रैक्शंस को लेते हो, तो आपका डिवाइस जो है वो डिवाइस इस ब्लॉकचेन की जितने भी ट्रांजैक्शन से, जितने भी प्रोग्राम्स है, उसको वैलिडेट करता है। हर 3 सेकंड में इस ब्लॉकचेन का एक ब्लॉक बनता है जिसमें बाकायदा आपके वैलिडेशंस होते हैं, तभी वो ब्लॉक कंप्लीट हो पाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोर्ट नेटिव कॉइन, जैसे मैंने बताया कि जब ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई तब से अभी तक बीटीसी, इथर, बीएनबी, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को हम लोगों ने देखा है। तो क्रिप्टोग्राफी मतलब ब्लॉकचेन है क्या? क्या लगता है आपको? ओनली क्रिप्टोग्राफी यानी ब्लॉकचेन है क्या? नहीं। क्रिप्टोग्राफी, नेटिव कॉइन, ये ब्लॉकचेन का एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज में आता है। ओके, उस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम डिप्लॉय होंगे उसके लिए। अभी लेयर 1 ब्लॉकचेन एक ग्राउंड फ्लोर है। क्या है? ग्राउंड फ्लोर। हम लोग घर तो बनाते हैं, यदि आपको 100 मंजिली बिल्डिंग बनानी है तो मुझे बताएंगे कि आप क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? फाउंडेशन बनाएंगे, राइट, पूरा, और उसके ऊपर पिलर्स भी उसी तरीके के खड़े करेंगे जिस वजह से 100 मंजिली बिल्डिंग खड़ी हो जाए, बराबर है ना। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन ये फाउंडेशन है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का, जिसके ऊपर लेयर 2 ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टोग्राफी, कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके साथ साथ डेप्स, डाउ, वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, ये सारी इनोवेशंस लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं, और वो हर एक चीज के लिए आपको एज ए रिवॉर्ड में दिया गया, जो अभी दिया जा रहा है कॉइन MSTC, ये हर एक चीज के लिए काम में आता है। और यही चीजों की वजह से आज की दिन में
क्रिप्टोग्राफी पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, एडॉप्ट कर रही है और साथ ही साथ ब्लॉकचेन को एडॉप्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेयर 1 ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन प्रोसेस कंसिस्टेंस मैकेनिज्म जैसे POS, POW, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रैफ्ट, नेटिव टोकन मैनेजमेंट, यानी आप आपके खुद के कॉइन्स, कॉन्ट्रैक्ट्स इसको डिप्लॉय कर सकते हो। स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए लेयर 1 ब्लॉकचेन को फाउंडेशन के तरीके से यूज किया जाता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन का बैकबोन क्या है? फाउंडेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स। लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर आज की दुनिया के जितने भी ट्रांजैक्शंस, जितने भी इकोसिस्टम, जितने भी इनोवेशंस, जितने भी एप्लीकेशन जो डाटा के ऊपर वर्क करते हैं, वो सारे के सारे डिसेंट्रलाइज तरीके से लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर आप डिप्लॉय, डेवलप कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है? तो 100% ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के लिए 3 सेकंड का ब्लॉक है और 3 सेकंड के ब्लॉक में इस ब्लॉकचेन के जितने भी वैलिडेटर्स है उसको 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में वैलिडेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे वेब3 फीचर्स भी आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन की यूज केस क्या है, जिसलिए हम सभी लोग यहां पे आए हैं कि हमारे क्रिप्टो कॉइन्स जो एज ए रिवॉर्ड में हमें मिल रहे हैं, वो किस तरीके से आगे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे डिजिटल करेंसी एंड टोकन्स। लेयर 1 ब्लॉकचेन में डिजिटल करेंसी एंड टोकन्स को डिप्लॉय किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। यानी आज की दुनिया में जितने भी टोकनोमिक्स है, वो फाइनेंशियल सेक्टर के रहे, वो रियल एस्टेट सेक्टर के रहे, वो ट्रेडिशनल सेक्टर के रहे, हर एक चीज की टोकनोमिक्स और टोकनाइजेशन आप बना सकते हो लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर। वो कैसे बनाते हैं इसको भी मैं आगे बताता हूं आप सभी को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डैप्स। भैया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, तब से बोल रहे हैं, ये क्या है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? इसको हम लोग जानते हैं। यहां पे कोई है जो कंस्ट्रक्शन लाइन से या होटल चेन सेक्टर से है कोई? शायद यहां पे कोई नहीं है। बात करते हैं दोस्तों, आज के डेट में दिल्ली में, जैसे हम लोग मोहन नगर या गाजियाबाद ये एरिया को जानते हैं, या हम लोग नोएडा को भी जानते हैं। नोएडा में एक बंदे ने 1 एकड़ की लैंड ली, राइट, और उसको डिजिटल तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय करने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिसमें बाकायदा इस डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर के जितने भी यूजर है उनको बताया गया कि भैया मेरा 1 एकड़ का लैंड है, जिसमें मैं 100 मंजिली बिल्डिंग खड़ी करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? 100 मंजिली बिल्डिंग खड़ी करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे फाइनेंस की जरूरत है। जिसके लिए किसकी जरूरत है? फाइनेंस की। और इस फाइनेंस को यदि आप प्रोवाइड करते हो तो मैं आपको बाकायदा उस लैंड के जो फ्लैट्स आएंगे, वहां पे जो शॉप बनेंगे, उसको भी दे सकता हूँ, या मैं आपको एज ए टोकनोमिक्स रिवॉर्ड भी ले सकता हूँ। ये चीजों को कहीं पे हम लोगों ने सुना है, ऐसा लगता है क्या? टोकनाइजेशन में एस्टिमेट मंगल के ऊपर लोगों ने जमीन ली, सुना है? कैसे ली? इसी तरीके से ली, एज ए NFTs, एज अ होल्डर, एज अ टोकनोमिक्स उन्होंने वहां पे लैंड बाय की। इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जैसे आप बैंकों में लोन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, राइट? उसको वेरिफिकेशन किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है। उसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से आप लैंडिंग और बोरोइंग कर सकते हो। यदि मेरे पास में पैसा है और यदि मैं कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रहा, तो लैंडिंग और बोरोइंग में आप बाकायदा पैसा दे भी सकते हो और बाकायदा पैसा ले भी सकते हो और उसका आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले सकते हो। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, होटल एंड मैनेजमेंट सेक्टर है, राइट, टूरिज्म है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। ये सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आने वाले प्रोजेक्ट है और इस सारी चीजों को डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क करने के लिए बाकायदा नेटिव टोकन यदि रहेंगे, स्टेबल कॉइंस रहेंगे, तो उसके ट्रांजैक्शन जो है वो 100% ट्रांसफरेबल और ट्रस्टेबल रहेंगे। आगे बढ़ते, टोकनाइजेशन ऑफ असेट। जैसे मैंने कहा कि कोई लैंड है उसका टोकनाइजेशन किया जा रहा है और उसकी असेट में तब्दीली की जा रही है। उसी तरीके से हो सकता है गवर्नेंस एंड डाउस। डाउ ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री कौन है सर, बता सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी। उनको जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनको चूज प्रधानमंत्री के तौर पे किसी एक ने किया क्या? पूरी जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और उसके लिए हम लोगों ने किया था वोट। वो कैसे किया था? मशीन से, ईवीएम मशीन से, वोटिंग से, राइट। इसके पहले वोटिंग कैसे होता था? बैलेट पेपर दे, वहां पे घपला हो सकता है भैया। इसके लिए तो इनोवेशन किया ना, अभी वो डिजिटली किया जा रहा है और वही डिजिटली वोटिंग सिस्टम डाउ में होती है और वो भी बाकायदा वोटिंग गवर्नेंस के थ्रू होती है। बाकायदा टोकनाइजेशन होता है उसका कि आप इस ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन है, उस नेटिव कॉइन को जो एज ए रिवॉर्ड में आपके पास में आ रहे हैं, उस नेटिव कॉइन को आप देके इस ब्लॉकचेन के गवर्नेंस टोकन्स को होल्ड कर सकते हैं। अभी बोलेंगे कि सर गवर्नेंस को टोकन ले लिए तो हमारा बेनिफिट क्या? क्योंकि हमें तो दिखता है भैया पैसा, हम लोगों ने पैसा दिया, इसका पैसा कैसे आएगा और किस तरीके से आएगा वो हमें चाहिए। तो डाउ में यदि आपने आपके नेटिव कॉइन को एज ए रिवॉर्ड में लेके वहां पे स्टिक कर दिया तो आपको बाकायदा इस ब्लॉकचेन के गवर्नेंस टोकन्स को होल्ड करने की मौका मिलती है, सहूलत मिलती है। आप उसको होल्ड करोगे और वही टोकन्स इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, इकोसिस्टम्स आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, लेयर 2 ब्लॉकचेन्स डिप्लॉय हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहे हैं, कॉइन्स डिप्लॉय हो रहे हैं, ट्रेडिशनल सेक्टर के प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहे हैं। उस हर एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट के लिए आप बाकायदा उनको यूज कर सकते हो एज अ वोटिंग, यानी आपकी राय ली जाएगी, तभी ये ब्लॉकचेन बाकायदा डिसेंट्रलाइज तरीके से सारी चीजों को डिप्लॉय कर पाएगी। इसके लिए डाउ की पब्लिक ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा जरूरत रहती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी एंड डाटा ओनरशिप। आप सभी ने देखा रहेगा कोरोना आया था, आपके इधर आया था क्या? मुझे लगा महाराष्ट्र में ही था, आपके इधर भी था ना? तो कोरोना के टाइम पे एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा था शुरुआत में। क्या था वो? कोरोना सर्टिफिकेट बोलते थे हम लोग उसको। उसमें जब ये डिसेंट्रलाइज तरीके से दिया जा रहा था, जहां पे कोई भी टेम्परिंग नहीं हो रही थी, फ्रॉड्स नहीं हो रहे थे, क्योंकि वहां पे बाकायदा ये वैभव यादव जी है, इनको मैं जानता हूं, हमारे वहां पे उनको सारे उनके नियर बाय गांव के लोग जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एंटिटी इनको जानेगी कैसे? क्योंकि उनको दिखाया नहीं जा रहा था उस टाइम पे, यदि उनको कोरोना हुआ है तो उसके लिए बाकायदा पॉलीगॉन को यूज किया जा रहा था सर्टिफिकेशन देने के लिए। जो आपके पास में कोरोना सर्टिफिकेशंस आए थे वो बाकायदा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के
एप्लीकेशन से आप लोगों को कोरोना सर्टिफिकेशन मिले थे, जानते हैं आप लोग? यानी बाकायदा गवर्नमेंट ने उसको यूज करना स्टार्ट किया था ब्लॉकचेन को। ये इनोवेशन था डाटा ट्रांजैक्शंस के लिए, डाटा ट्रांसपेरेंसी के लिए कोरोना के टाइम पे। और अभी आप देखोगे कुछ समय के बाद में मैं कुछ चीजें आपको डिस्क्राइब करूंगा तो और भी चीजें समझ में आएगी। दोस्तों यहाँ पे एक पेज दिख रहा है, यूज केस ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसको यूज किया जा सकता है, बैंकिंग सेक्टर में भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि सीमलेस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। आज की डेट में यूपीआई चल रहा है क्या आउट ऑफ कंट्री में? नो। सर बाली गए थे आप लोग, बराबर है, वहां पे क्या खरीदी थी आपने? खरीदी थी यूपीआई से खरीदी थी? क्यों? चलता नहीं तो आपने उनकी करेंसी अडॉप्ट कर ली थी? यस। बाकायदा, राइट। और मोदी जी ने अभी इनोवेशन चालू भी कर दिया है यूपीआई को हर एक जगह पे अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन यदि आप गए थे और उस टाइम पे शायद अजीत जी आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे और वहां पे आपको लगा कि भैया नहीं मैं बाली आ गया हूँ, मेरी वाइफ को यहाँ से 2 तोला गोल्ड लेके जाता हूँ, मुझे ये ज्वेलरी बहुत पसंद आई है, कर सकते थे क्या इमीडिएटली? नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो आईएनआर को कन्वर्ट करना पड़ेगा उनकी करेंसी में, फिर वहां के टैक्सेशन देने पड़ेंगे, फिर वहां से आप बाय करोगे, फिर आते टाइम आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और यही यदि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिप्टोग्राफी की यूज किया जाए और वो बाकायदा गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोलैबोरेट करके या उनके नॉर्म्स को कंप्लीट करके, तो इंस्टेंटली हम लोग कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत सारे लोग बिटकॉइन से, इथेरियम से, पॉलीगॉन से, अलग अलग क्रिप्टोकरेंसी से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। ट्रेडेबल एसेट, राइट। तो ट्रेडिंग के सेक्टर से ट्रेडेबल एसेट में ये सारी चीजें क्रिप्टोग्राफी की आनी चालू हो गई है, जिसकी वजह से अभी आपको पता है क्या कि हर एक चीज के लिए क्रिप्टो को यूज किया जा सकता है, नेशनली और इंटरनेशनली भी आगे के समय में। इसके लिए बाकायदा FIU कंप्लायंसेस कंप्लीट करने पड़ रहे हैं और गवर्नमेंट उसको करने बोल रहा है, राइट। अभी यहाँ पे ICICI बैंक का अकाउंट किसका है क्या है? किसी का? आपकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या आ रही है, देखा है आपने? सर आपने देखा है कितनी डिजिट की है? ऐसी हमारा एड्रेस होता है, इसकी है। क्यों? क्यों है? ब्लॉकचेन पे बाकायदा बैंकिंग सेक्टर ने ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ICICI बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शंस आप देखोगे बाकायदा वो हैश आईडी से क्रिएट होते हैं, वहां पे बाकायदा हैश आईडी आती है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में भी ये सारी चीजें हो रही है। पहले बिटकॉइन भी परचेस किया हमने ICICI से। ग्रेट, बढ़िया।